दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 24 नवंबर 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे बेरूत में इसराइल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के नंबर 2 लीडर ताबताई का कत्ल, रीजन में फिर बड़ी टेंशन, गुस्से में आया ईरान, हिजबुल्लाह कमांडर ताबताई की किलिंग को कायराना हमला बताया, गजा में इसराइल ने किए 497 सीज फायर वायलेशन, 44 दिन में सैकड़ों शहीद, हमले थमे नहीं, तुर्की हुआ तैयार, गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने का दिया इशारा, डोनाल्ड ट्रंप उठा सकते हैं बड़ा कदम, मुस्लिम ब्रदरहुड को फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने पर आमादा, ईरान का बड़ा दावा 12 रोजा जंग अकेले लड़ी, 2 हफ्ते और होते तो इसराइल मिट जाता, और ईरान ने लगाया इल्जाम आयतुल्लाह खामेनी की खतरे में है जान, जान के पीछे पड़े हैं अमेरिका इसराइल। चलिए शुरुआत करते हैं शो की। लेबनान से बेरूत में इसराइल ने एक बड़ा हमला किया, हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री लीडर अली ताबताई की मौत से हालात और बिगड़ने के आसार बढ़ गए हैं। टॉप मिलिट्री लीडर और नईम कासिम नंबर 1 है, नंबर 2 ये थे। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के बाद जिस शख्स की पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 2 मानी जाती थी, यानी अली ताबताई, उन्हें इसराइल ने बेरूत के बाहरी इलाके में एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक में मार गिराया। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका की मीडिएशन में हुए ट्रूस यानी सीज फायर को 1 साल पूरा हुआ ही था। इजरायली फौज ने कंफर्म किया है कि स्ट्राइक का निशाना हिजबुल्लाह के एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ अली ताबताई थे। मिलिट्री में या यूं कहिए कि उनकी जो लड़ाकू फोर्स है हिजबुल्लाह की, उसमें इनसे ऊपर कोई चेहरा नहीं है। ये वही ताबताई हैं जिन पर 2016 में अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे और जिनका पता देने पर $5 मिलियन का इनाम देने तक का ऐलान किया गया था। इधर हिजबुल्लाह ने बयान जारी करके ताबताई की मौत की तस्दीक की और उन्हें बड़ा कमांडर बताया। इससे उनकी हैसियत साफ जाहिर होती है। हिजबुल्लाह के सीनियर ऑफिशियल महमूद कुमाती का कहना है कि इसराइल ने रेड लाइन पार कर दी है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अब रिस्पॉन्स कैसे और कब देना है, इसका फैसला ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप यानी नईम कासिम करेंगे। यानी हिजबुल्लाह और इसराइली डिफेंस फोर्स के बीच एक बार फिर से लड़ाई छिड़ सकती है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस स्ट्राइक में 5 लोग मारे गए, 28 जख्मी हुए। हमले में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई और मलबा नीचे आकर सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर गिरा। यानी लेबनान में इसराइल के एजेंट्स पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और कौन कहाँ हिजबुल्लाह का छुपा है या बैठा है या रह रहा है, सबकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्यों बड़ा है ये हमला, इसे समझिए। क्योंकि ताबताई वही शख्स हैं जिसके बारे में इसराइली स्टेटमेंट कहता है कि वो हिजबुल्लाह की ज़्यादातर यूनिट्स का कमांड संभालते थे और इसराइल के साथ जंग की तैयारी फिर से बहाल करने में लगे हुए थे। यानी यही पूरा असला वसला जुटा रहे थे। यानी साफ है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी मिलिट्री मशीनरी के दिल पर वार किया है और अब बॉर्डर पर हालात और भी सख्त तरीके से पलट सकते हैं। ईरान की तरफ से एक सख्त रिएक्शन आ गया है। हिजबुल्लाह के कमांडर हैथम अल ताबताई की टारगेटेड किलिंग को कायराना हमला बताया गया ईरान की तरफ से। ईरान ने बेरूत में इसराइल की कल की एयर स्ट्राइक में हैथम अल ताबताई के कत्ल पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। आपको बता चुका हूँ ये हिजबुल्लाह में नंबर 2 की हैसियत पर थे ताबताई। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यह हमला सिर्फ एक टॉप कमांडर की शहादत नहीं बल्कि लेबनान की सल्तनत पर खुली दहशतगर्दी और 2024 के सीज़फायर एग्रीमेंट की साफ साफ खिलाफ वर्जी है। स्टेटमेंट में इसे कायराना कत्ल बताया गया जिसमें ताबताई के साथ उनके कई साथी भी मारे गए। ईरान का कहना है कि इसराइल की ये एयर एग्रेशन पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को हिला देने वाली हरकत है और इसराइल अपनी नाकामियों की भरपाई ऐसी टारगेट किलिंग से करना चाहता है। ईरान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से दखल देने की मांग की है ताकि इसराइल की लगातार बढ़ती एग्रेशन पर लगाम लगाई जा सके। अब बात गजा की। गजा के हुक्काम का, एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि जंगबंदी मुआहिदे के बाद 44 दिनों में 497 मरतबा इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जिसके नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चों की तादाद है और ख़वातीन की तादाद है। गजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी 10 अक्टूबर से नाफिज है, मगर इसके बावजूद इसराइली फ़ौज मुसलसल हमले कर रही है, लगातार कंटिन्यूस हमले कर रही है। अब तक 342 आम शहरी बमबारी में शहीद हो चुके हैं। कल भी इसराइल ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर ताज़ा फ़िज़ाई हमले किए जिनमें कम अज़ कम 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
मौके पर जो मौजूद लोग थे उनके मुताबिक इन हमलों में रिहायशी इमारतों, गाड़ियों और रेफ्यूजी कैंप्स को निशाना बनाया गया। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब एक हमास के लड़ाके ने इसराइली के कब्जे वाले इलाके में फौज पर हमला किया। यानी वो गजा का इलाका जहां आईडीएफ तैनात है, वहां पर फौजी पर या फौज पर हमला किया तो हमने ऐसे करके लोगों को मार दिया। हमास ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो इस लड़ाकू की शिनाख्त साबित करे और मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी करे। हमास कह रहा है जिसने तुम पर हमला किया हमें उसका नाम और चेहरा बता दो, कौन है वो, और हम फिर बताते हैं दुनिया को वो कौन है। ये रोज रोज जो बातें हो रही हैं, हमला हुआ इसलिए हमला किया, उसका तरीका यही है कि बताओ तुमने तो देख ही लिया ना, तो तुम्हारे पास तो ड्रोन सब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, चेहरा दिखा दो, पता चल जाएगा कौन है। बढ़ते हैं आगे। इसराइली फौज ने कल रात वेस्ट बैंक में छापे के दौरान 11 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। बताइए, मकामी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर छापेमारी की। सरकारी न्यूज़ एजेंसी जो फ़लस्तीन की है वफा के मुताबिक इन छापों में 9 फ़लस्तीनियों को बैतलहम और अल खलील के करीब गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक कम उम्र बच्चा भी शामिल है। छापे के दौरान कई घरों की तलाशी ली गई और लोकल लोगों को ज़बरदस्त मेंटल प्रेशर और खौफ का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इसराइली फौज ने नाबलुस के एक गांव से 2 फ़लस्तीनी भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया। गजा की सूरत हाल पर जारी वर्ल्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बीच में तुर्की भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने में दिलचस्पी जाहिर कर रहा है, जिसका मकसद जंगबंदी के बाद गजा में अमन कायम करना है। तुर्की नेटो का मेंबर होने के साथ साथ जंगबंदी मुआहदे की कोशिशों का एक अहम हिस्सा रहा है और वो मिस्र में हुए मुआहदे पर दस्तखत करने वाले ममालिक में शामिल था। तुर्की पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। कल साउथ अफ्रीका में G20 इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के सदर एर्दोगान ने एक बार फिर कहा कि गजा पर हमले नस्ल कुशी के बराबर हैं और इसके जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू है। इसराइल ने इन इल्ज़ामात को फिर से एक बार नकार दिया है। फ़लस्तीनी कैदियों के लिए बनी पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स सोसाइटी के लिए काम करने वाली तंजीम ने खबरदार किया है कि इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी रहनुमा अहमद सादात की ज़िंदगी ख़तरे में है, क्योंकि उन्हें कैदियों की शिफ्टिंग के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कल फ़लस्तीनी कैदियों की तंजीम ने बताया कि अहमद सादात पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के सेक्रेटरी जनरल हैं और उन्हें कैद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है। तंजीम के सरबराह अब्दुल्ला अल ज़गारी ने अनातोलिया एजेंसी को बताया कि 72 साल के सादात को मगीडो जेल से गलबोआ जेल मुंतकिल करते वक्त मारा पीटा गया। शिफ्टिंग के दौरान उनकी मार पिटाई हुई। वहीं खबर ये भी है कि वेस्ट बैंक में वाक़ इसराइली फ़ौजी जेल ओफर में कैदी इंतहाई ख़राब हालत में हैं। उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि अक्टूबर 2023 में गजा की जंग के आगाज़ के बाद से इसराइली फोर्सेस वेस्ट बैंक से 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार करके ले जा चुकी हैं। पाकिस्तान ने गजा में हालिया इसराइली बमबारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि हमले आलमी कानून और जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इस्लामाबाद ने आलमी बरादरी से फौरी दखल देने और इसराइली एग्रेशन रोकने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि इसराइली फ़ौज के हमले में बहुत से फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, कई ज़ख्मी हुए हैं और ये कहीं से भी सही ठहराया नहीं जा सकता। अब बात मुस्लिम ब्रदरहुड की। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी जस्ट द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका जल्द ही मुस्लिम ब्रदरहुड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने का इरादा रखता है। इस फैसले के लिए दस्तावेज़ तैयार किए जा रहे हैं। जस्ट द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला कर लिया है और इसे बहुत सख्ती से नाफिज भी किया जाएगा, लागू भी किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका इस सिलसिले में फैसला कर लेता है तो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने एक बड़ा दावा किया है कि 12 रोज़ा जंग जो अभी जून में हुई थी उसमें ईरान ने किसी भी मुल्क से मदद नहीं ली और सिर्फ अपनी फ़ौजी सलाहियत और मिसाइल टेक्नोलॉजी और पब्लिक सपोर्ट की बुनियाद पर इसराइल को शिकस्त देने पर मजबूर किया। IRGC के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी का कहना है कि अगर जंग मज़ीद 2 हफ्ते जारी रहती
तो इसराइली हुकूमत का नामो निशान बाकी ना रहता। फरांगियान यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान की आर्म फोर्सेस अब पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं और जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेकर फौरी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ईरान का मकसद कमज़ोर ईरान के प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाना था, जो कामयाब रहा। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है और बड़ा दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल समेत कई दुश्मनों ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को निशाना बनाने और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, यानी आयतुल्लाह खामेनी की जान खतरे में है। हुकूमत ने इन कार्रवाइयों को ईरान के खिलाफ संगीन साजिश करार दिया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि दुश्मन मुख्तलिफ तरीक़ों से सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ और खबरें। पोप लियो 14 ने नाइजीरिया में इस हफ्ते अगवा किए गए 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। पोप ने इस वाक़े को हालिया बरसों में नाइजीरिया का सबसे बड़ा मास किडनैपिंग करार देते हुए आर्मी बरादरी से दुआ और मदद करने की अपील की है। वेटिकन सिटी में इतवार को एंजल्स की दुआ के बाद खिताब करते हुए पोप लियो ने कहा कि उन्हें नाइजीरिया और कैमरून में मजहबी लीडरों, स्टूडेंट्स और आम शहरियों के अगवा की खबरों पर दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि वो ख़ास तौर पर उन बच्चों और नौजवानों के लिए गमज़दा हैं जो अगवा हुए हैं और उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। बात एक और मुस्लिम मुल्क ट्यूनीशिया की, जहां हज़ारों शहरियों ने प्रेसिडेंट कैस सईद की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर जुडिशरी में दखलंदाजी और सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए पुलिस के इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी लगाया। वहाँ भी वही सब कुछ हो रहा है जो हम आस पास सुनते आते हैं। दारुल हुकूमत ट्यूनिस में नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ निकाली गई रैली में सियासी कैदियों के घर वालों और मुख्तलिफ आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों ने शिरकत की। प्रोटेस्ट में 1000 से ज़्यादा लोग शरीक थे, जिनमें से कुछ सियाह लिबास पहने हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय लीडर्स ने कल जेनेवा में मुलाकात की ताकि अमेरिका की जानिब से पेश किए गए उस ड्राफ्ट पर मशवरा किया जा सके जिसका मकसद यूक्रेन जंग का खात्मा है। दरअसल यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक अमेरिका के पीस प्रपोजल से राज़ी नहीं हैं, क्योंकि इस प्रपोजल में रूस के कई ऐसे मुतालबात को शामिल किया गया है जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं ट्रंप ने भी ये साफ कर दिया है कि यूक्रेन के पास इस प्रपोजल को मानने के लिए सिर्फ 7 दिनों की मोहलत है। इस मंसूबे के तहत यूक्रेन को अपनी कुछ ज़मीनें छोड़नी होंगी, अपने फौजी सलाहियत पर पाबंदियां कबूल करनी होगी और नेटो में शामिल होने के इरादे से दस्तबरदार होना होगा। वहीं यूक्रेन में बहुत से शहरी और जंग लड़ रहे फौजी इस मंसूबे को 4 साल की जंग के बाद सरेंडर करार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।